This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। नाज़रीन, आइए लेते हैं खबरों का एक तफसीली जायज़ा। पहली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में आज 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। इस बार चुनाव लड़ने वालों में कई बड़े नेता भी शामिल हैं। खुद वजीर आला बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा साबिक वजीर आला सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार, JDS के मुखिया HD कुमारस्वामी जैसे दिग्गज नेता मैदान में हैं। इस चुनाव को काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है, लिहाजा लोगों को कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। वोटों की गिनती 13 मई को होगी, यानी 13 मई को यह साफ हो जाएगा कि रियासत में किसकी सरकार बनने जा रही है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज अपना वोट डालने बेंगलुरु की जयनगर विधानसभा सीट के मतदान केंद्र पर पहुंची। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम तो कभी भी बजरंग बली जी के नमस्कार करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम सब, मगर उनको चुनावी वक्त हो जाते हैं कांग्रेस वाले हनुमान जी के ऊपर। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके एक नेता इधर उधर की बात नहीं की। मैनिफेस्टो में लिख रही हो, बेवकूफी का उदाहरण, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। कर्नाटक चुनाव के मतदान का इख्तिताम हो चुका है। कर्नाटक चुनाव के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के तर्जुमान आलोक शर्मा से हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कर्नाटक में मतदान पूरा हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक शर्मा जी हैं। आप कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता हैं। सर, आपको जिम्मेदारी दी गई थी कर्नाटक के अंदर 20 दिन, लगभग आपने 20-22 दिन प्रबंधन का काम देखा। स्थिति ग्राउंड पे क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता जो है वो बिल्कुल BJP से त्रस्त आ चुकी थी। जिस तरह से 40% की कमीशन की सरकार उन लोगों ने चलाई, बेरोज़गारी बढ़ी और जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किसानों का सुसाइड रेट बढ़ा, इन तमाम मुद्दों के बीच में जनता को ये समझ आ गया कि BJP केवल मुद्दों को भटकाना चाहती है। मोदी साहब, अमित शाह जी रोज़ गोल पोस्ट बदलते रहे लगभग 20 दिन तक, लेकिन उनका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जो 2 दिन से ज़्यादा चल पाया हो। अपने क्या उनके वक्तव्य थे वो आप पूरा देखिए, चाहे वो रिजर्वेशन से शुरू होके यूनिफॉर्म सिविल कोड, बजरंग दल और तमाम चीज़ें उनकी ऐसी रही जिन चीज़ों का जनता से उस तरह से सरोकार नहीं था। वो एक बार भी जनता को ये नहीं बता पाए, मोदी जी और अमित शाह जी, कि उन्होंने 3.5-4 वर्षों में क्या किया है कर्नाटक के लिए, और कर्नाटक की जनता इसी बात से बहुत त्रस्त थी। आप लोगों ने किन मुद्दों को ध्यान में रख के चुनाव लड़ा? कौन कौन से ऐसे वो मुद्दे थे जिनको सेंट्रलाइज किया? देखिए, हम विपक्ष की पार्टी हैं तो स्वाभाविक है कि विपक्ष जो पिछले 3.5-4 वर्ष में BJP ने दुर्गति की कर्नाटक के देश राज्यवासियों की, सबसे पहले तो कर्नाटक के लोगों की जो दर्द था उसको हमने समझा। भारत जोड़ो यात्रा से शुरू होकर जो अभी तक आज चुनाव ख़त्म हुए हैं, समाप्त हुए हैं, तब तक हमने कर्नाटक से जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को टच किया और उसी के आधार पर हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया। कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर आप अपने आप को लीड रोल में देख रहे हो, मजबूत देख रहे हो, ऐसे मुद्दे जिनको आपने प्रमुखता से उठाया, आपको लगता है कि आपके लिए संजीवनी बूटी हो सकते हैं? देखिए, संजीवनी शब्द में नहीं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 5 गारंटी हमारी जो थी और मैनिफेस्टो के कुछ हिस्से जो ख़ास तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए थे। 5 गारंटी में मुख्य तौर पर जैसे हमने बेरोज़गारी भत्ता 3,000 और 1,500 कहा। हमने कहा कि हम आपको 2,000 रुपये जो महिला मुखिया होगी उसको पर मंथ देंगे। हमने कहा कि हम महिलाओं को बस में फ्री देंगे। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की। तो तमाम चीज़ें जो आई वहाँ पर 5 गारंटी में हमारी, 10 किलो अनाज की बात जो की, और हमने जनता से जितने जुड़े हुए मुद्दे थे सबको मैनिफेस्टो में समाहित किया और उनको जनता तक पहुँचाया कि न ये संकल्प पत्र है, न दृष्टिकोण है, न ये कुछ नहीं है, ये हमारी गारंटी है जी। और उन्हीं गारंटी के ऊपर BJP के भ्रष्टाचार के ऊपर BJP को नकारा गया और हमारी उन 5 गारंटी के ऊपर कांग्रेस के ऊपर कर्नाटक की जनता ने भरोसा किया, ऐसा प्रतीत होता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वहाँ की जनता ने वोट किया या कुछ और मुद्दे थे जिसको ध्यान में रख के वहाँ की जनता ने वोट किया? देखिए, वहाँ भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों अपने आप में बड़े मुद्दे थे
महंगाई हर आदमी को त्रस्त कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ती है। ये चीज़ कर्नाटक के लोगों को समझ आ गई। कर्नाटक के लोगों ने बड़े ही चिंतन और मनन के साथ आज वोटिंग की है। बीजेपी का सफाया तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 91 बार से ज़्यादा कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने उनको गालियां दी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि आप जब वोटिंग करने जाएं तो उस समय जय बजरंगबली का नाम लेके वोट करें। तो कहीं ना कहीं वोट के अंदर धर्म का चस्का भी लगाया गया। तो आपको लगता है कि अली और वर्सेस बली की लड़ाई में कुछ निकल कर आएगा? देखिए, बीजेपी के पास पिछले 9 वर्षों में इसी तरह के नारे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। 2014 में जिन वायदों के साथ आए थे, 15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और पता नहीं क्या क्या फायदे थे, वो सब चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। आज कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या दर महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई। मोदी साहब ने कहा कि 2022 तक आते आते हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज कैसे कहें? 32 रुपये पर कैपिटा पर फार्मर जो थी वो 32 से घटकर 27 पर आ गई। तो उनके पास पॉजिटिव कुछ भी नहीं था, इसलिए मोदी जी नेगेटिव पिच पर पूरा टाइम बैटिंग करते रहे। प्रबंधन तो आपका और आपकी टीम का अच्छा रहा, लेकिन अब इलेक्शन के बाद क्या मतलब, जब नतीजों का समय आएगा, नतीजों के बाद क्या अनुबंधन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है स्पष्ट बहुमत के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ हम सरकार बना रहे हैं, जीत रहे हैं। जी ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप आलोक शर्मा जी को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि जब नतीजे आएंगे तो नतीजों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। यहां वज़ीर आला अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। वज़ीर आज़म ने नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से ज़ायद किए तरक्याती कामों की तजवीज़ रखी। इस दौरान राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। पीएम ने यहां अवामी इजलास को खिताब करते हुए अशोक गहलोत को अपना दोस्त बताया। अवामी इजलास को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत खित्ते की तरक्की से लेकर मुल्क की तरक्की वाली सोच पर यकीन करती है। राजस्थान मुल्क के सबसे बड़े खित्तों में से एक है। राजस्थान जितनी तरक्की करेगा, हिंदुस्तान की तरक्की को भी उतनी ही तेजी से रफ्तार मिलेगी। इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। राजस्थान दौरे पर पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंच से खिताब करते हुए जहां अशोक गहलोत को अपना दोस्त बताया, तो वहीं जलसे में मौजूद अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि मैं आज करीब 4 लोकार्पण नेशनल हाईवेज के और 3 का शिलान्यास रेलवे के प्रोजेक्ट का करने के लिए हमारे पीछे मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। भूभाग की दृष्टि से यहाँ पर
कई तो गांव नाम के रह गए, ढाणे में लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां बहुत लंबी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुंचाते हैं, बिजली पहुंचाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च जो होता है योजना को पूरी करने में, अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है राजस्थान के अंदर। फिर भी यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। सड़कें हमारी बहुत शानदार है। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। अब हम, मैं समझता हूँ, पीछे नहीं है, काफी आगे बढ़ चुके हैं। उत्तराखंड में गन्ना किसानों की अदायगी को लेकर आज उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के साथ इकबालपुर चीनी मिल पर जबरदस्त एहतजाज किया। भूख हड़ताल पर बैठे नेताओं ने वाज़े तौर पर चेतावनी दी कि जब तक रियासती हुकूमत गन्ना किसानों का बकाया नहीं चुकाती है तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। इस मौके पर साबिक वजीर आला हरीश रावत ने बड़ी बेबाकी से कहा कि कांग्रेस का एहतजाज गन्ना मिल मालिकों के खिलाफ जारी रहेगा। बीजेपी इस रियासत के किसानों के हित में नहीं है। आज रियासत के किसान अपनी अदायगी के लिए लगातार एहतजाज कर रहे हैं। 2017, 18, 19 का 1 करोड़ से ऊपर बकाया है किसानों का, और किसान लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं। और हमारे पूर्व से हमारे साथ का हम आभार व्यक्त करता है। ऐसी भीषण गर्मी में जो इसे छोड़कर यहाँ हमारे बीच में पड़े हुए हैं, बैठे हैं धरने पे। और जो ये मिल प्रबंधक के जो की आंखें नहीं खुल रही है, कोई वो नहीं है। और जो इसमें जो जब तक हम डीएम साहब नहीं आएंगे कुछ यहाँ पे, हम जब तक धरना, हमारा आंदोलन शुरू रहेगा, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही। सरकार का इतना बुरा हाल हो चुका है, किसानों का पेमेंट तक नहीं मिल रहा है। जो लाला हैं इनका कोई किसी का काम नहीं रुकता, सबके काम हो रहे। लेकिन एक किसान ही ऐसा बेचारा है जिसका कोई पेमेंट देने की, जिसका मिल प्रबंधन पेमेंट देने तक को तैयार नहीं है। किसान की ना कोई फसल का सही मूल्य लगाता है, ना कोई होता। किसान बेचारा परेशान है। और मैं हरीश रावत जी का बहुत बहुत आभार जताता हूं, जिन्होंने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। वो कल से यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बीच में, इतनी भीषण गर्मी के बीच में अपना एसी का ऐसा आराम छोड़कर यहाँ बैठे हैं। उनका बहुत बहुत आभार। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल मुख्यमंत्री जी जो है, पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय हरीश रावत जी, किसानों के जो भुगतान करने का नहीं हो रहा उसको लेकर धरना कर रहे हैं। और सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर उनके साथ बैठे हुए हैं। हम भी उनके साथ धरने पर बैठे हुए हैं कल से। लेकिन बड़ा अफसोस है कि सरकार जो है इसको सीरियसली, गंभीरता से नहीं ले रही है। किसान अपना गन्ना दे चुका है, और किसान को गन्ना इस मिल को देने के लिए सरकार ने ही किसान का गन्ना या अलॉटमेंट किया था, और किसान ने गन्ना दे दिया है। उसके बाद भी पेमेंट आज पिछले साल का भी नहीं हुआ, इस साल का भी नहीं हुआ। ये बहुत दुखदाई बात है। किसान के बच्चे, उसके शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई का, खेती का काम सारा का सारा गन्ने से ही किसान का चल होता है। और किसान का ही पेमेंट न होने से किसानों के लिए बड़ा भारी दिक्कत का काम है। इस सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से बातचीत करके और किसानों के गन्ने का भुगतान करके ये धरना समाप्त कराया जाना चाहिए। जनहित की बात। मुल्क में भाईचारे के रिश्ते को पायदार बनाने और नफरत के माहौल को ख़त्म करने के मकसद से रांची में 2 रोज़ा क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, पंडित अजय मिश्रा, मौलाना बेलाल हसनी नदवी के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के रूहानी पेशवा के शामिल होने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी आज रांची में मौलाना शरीफ अहसन मजहरी और मुफ्ती तलहा नदवी ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि क़याम इंसानियत फोरम के ज़ेरे एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस 13 और 14 मई को रांची के रातू ब्लॉक के तहत बना पीढ़ी वाक़े दारुल उलूम में मुनक़िद होगी। आज कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि लगता है कि धर्म नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल एक अधर्म है। और ये सारी चीज़ें, नफ़रत व फ़िरका परस्ती और कत्ल गारत और सारी ख़राबियाँ जो है वो धर्म की देन है। ज़ाहिर है कि ऐसे माहौल में सच्चे धर्म
को सामने आना चाहिए, धर्म की अच्छाइयाँ आना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पे लोगों को जमा करना चाहिए, उनके अंदर इंसानियत को का सबक पढ़ाना चाहिए, जन जन तक ये पैगाम जाए जो दरअसल सही धर्म यही है। चुनांचे ये प्रोग्राम 13 और 14 2 दिनों का प्रोग्राम है। शाम को एक प्रोग्राम होगा जिसमें प्यामे इंसानियत के जो जिम्मेदार हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, आसाम, बंगाल और भी जो रियासतें हैं पूर्वोत्तर की, वहाँ से नुमाइंदे आ रहे हैं, उनके साथ बातें होंगी 13 तारीख को। 14 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक बरादरान वतन के साथ पेश दूसरे मज़ाहिब के जो यहाँ के प्रमुख धर्म हैं, सरना है, ईसाई मिशनरीज़ हैं, हिंदू बरादरान वतन है और मुस्लिम धर्मगुरु दानिश्वरों बुद्धिजीवियों की एक बैठक हो, प्रोग्राम होगा और उसमें इस मौजू पर कि इंसानियत के पैगाम को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे धर्मगुरुओं को भी दावत दी है। बाहर से आने वालों में हमारे स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी हैं, दूसरे पंडित अजय मिश्रा हैं जो देवघर से आ रहे हैं, इसके अलावा मकामी तौर पर सिख बरादरी से और काफ़ी तादाद में हिंदू बरादरान वतन और ईसाई और सरना धर्मगुरु वगैरह सब उपस्थित हो रहे हैं, हाजिर हो रहे हैं। तंजीम कोई नई तंजीम नहीं है, जैसा कि हमारे मौलाना शरीफ अहसन साहब मजहरी ने बताया कि असल में तो इसका क़याम 1947 में हो चुका था, लेकिन बाज़ाब्ता इसका आगाज़ 1974 से हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर अब तक ये तंजीम मुतहर्रिक है। असल में इसके बानी आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। असल में इस तंजीम का मकसद मोहब्बत को बांटना है, मोहब्बत को तकसीम करना है, हर एक के साथ हमदर्दी, हर एक के साथ खैरखाही, हर एक के साथ दोस्ती का माहौल हो, ये इस तंजीम का मकसद है। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe.